हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें मैं चैप्टर 1 के कुछ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अतुलनीय प्रश्न, उसको मैं बताने जा रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम, जो मैंने 1 चैप्टर से सारे प्रश्नों को लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जीव प्रक्रम कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जीव प्रक्रम कहलाती है। अगला प्रश्न है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है। जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर स्वपोषण और 2 नंबर परपोषण। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा पर्णहरित या क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए उनको परपोषण कहा जाता है। दूसरे चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण कहा जाता है। तो जंतु अपने पोषण के लिए दूसरे चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए इनमें परपोषण विधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। तो आपका राइट आंसर होगा 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अगला प्रश्न है, परजीवी किसे कहते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा वैसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। वैसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस प्रकार भोजन करने वाले जीवों को परजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा पौधों में जल परिवहन एवं खनिज लवणों का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पौधों में जल परिवहन एवं खनिज लवणों का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ये सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लांट्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधों क्या निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे भोजन निर्माण करते हैं। यह भोजन ग्लूकोज के रूप में रहता है। पौधों प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन निर्माण करते हैं। यह भोजन ग्लूकोज के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है, मृत जीवी को क्या कहा जाता है। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मृत जीवी को परपोषी कहा जाता है। मृत जीवी को परपोषी जंतु कहा जाता है। इसको मृत जीवी जो है इसको अपघटककर्ता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, परपोषी किसे कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा वैसे जीव जो अपना भोजन
आश्रित रहने वाले जीवों से प्राप्त करते हैं। उन्हें परपोषी कहा जाता है। जैसे मच्छर, जूं, खटमल, वैसे जीव जो अपना भोजन आश्रित रहने वाले जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। जैसे मच्छर, जूं, खटमल। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मृतजीवी। अगला प्रश्न है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो आपका राइट आंसर होगा रंध्र। अगला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है रसधानी में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा रसधानी में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा आहार नाल। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा स्वाद कलियां। स्वाद कलियां या स्वाद कलिका। अगला प्रश्न है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है। कहीं कहीं यकृत की जगह पर लीवर भी लिखा रहता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सिक्कम। अगला प्रश्न है, कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कोशिका में पावर हाउस का माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन। अगला प्रश्न है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ATP। ATP। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन क्या है? कोशिकीय ईंधन क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम लिखें। संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम लिखें। तो आपका राइट आंसर होगा वर्ड नंबर प्रश्वास और दूसरा नंबर उच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा
श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अक्षीय श्वसन। अक्षीय श्वसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा का पाचन अंग कौन है? अमीबा का पाचन अंग कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा खाद्यान्नी। अमीबा का पाचन अंग खाद्यान्नी, इसको रसधानी भी कहते हैं, कहीं कहीं यहाँ पे रसधानी भी होता है। अगला प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा मछली के श्वसन अंग का नाम गल्फर है। मछली के श्वसन अंग का नाम गल्फर है। अगला प्रश्न है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखिए। स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा स्थलीय कीट के श्वसन अंग, यानी स्थलीय कीट के श्वसन अंग के नाम है श्वास नली तथा मनुष्य के श्वसन अंग का नाम है नासिका छिद्र, श्वास नली तथा फेफड़ा। अगला प्रश्न है, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का एक प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का एक प्रकार क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का एक प्रकार श्वसन नली या ट्रेकिया कहलाता है। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार स्थलीय श्वसन श्वास नली या ट्रेकिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा फेफड़ों द्वारा श्वसन प्रश्वास तथा उच्छ्वास क्रियाओं से पूर्ण होता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन प्रश्वास या उच्छ्वास क्रियाओं से पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थों का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण द्वारा। भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो आपका राइट आंसर होगा किण्वन द्वारा। किण्वन द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? श्वसन के मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन। आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन। अगला प्रश्न है, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो आपका राइट आंसर होगा स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो आपका राइट आंसर होगा श्वासनिका। श्वासनिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो आपका राइट आंसर होगा वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में। अगला प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा हमारे आमाशय में HCl का निर्माण होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। हमारे आमाशय में HCl का निर्माण होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो आपका राइट आंसर होगा लाल रुधिर कोशिका में। लाल रुधिर कोशिका में, यानी रुधिर को RBC कहते हैं। लाल रुधिर कोशिका जो है उसको RBC भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है? श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा होता है। मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? आपका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, जिसको बंद श्वसन भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है संवहन ऊतक किसे कहते हैं? संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले ऊतक को श्वसन ऊतक कहते हैं। पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले ऊतक को श्वसन ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में टैनिन नामक पदार्थ का क्या स्थान कहाँ संचित रहता है? पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो आपका राइट आंसर होगा पौधों के छाल में। अगला प्रश्न है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आपका राइट आंसर होगा तना के फ्लोएम में। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों में वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है स्थानांतरण क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई। अगला प्रश्न है मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर होगा रुधिर लसिका। अगला प्रश्न है खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो आपका राइट आंसर होगा रक्त सरल तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं 45 से 50 लाख प्रति तक घन मिमी, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं 5000 से 9000 प्रति घन मिमी। लाल रक्त कणिकाएं 45 से 50 लाख प्रति घन मिमी, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं 5000 से 9000 प्रति घन मिमी। अगला प्रश्न है हृदय के बाईं आलिंद नीले छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। हृदय के बाएं आलिंद नीले छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। तो आपका राइट आंसर होगा द्विदली कपाट। अगला प्रश्न है फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाले रक्तवाहिनी का नाम लिखें। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाले रक्तवाहिनी का नाम लिखें। तो आपका राइट आंसर होगा फुफ्फुस सिराएं। अगला प्रश्न है हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा हृदय का वेश्मों का संकुचन सिस्टोल कहलाता है। अगला प्रश्न है पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जाइलम ऊतक। अगला प्रश्न है जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती हैं? जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा संवहन बंडल। अगला प्रश्न है जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो आपका राइट आंसर होगा जाइलम की। अगला प्रश्न है रुधिर लाल क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है दायां और बायां आलिंद एक दूसरे के किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? दायां और बायां आलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अंतरानील्यक भित्ति द्वारा। अगला प्रश्न है
रक्त के जमने का क्या कारण है? रक्त के जमने यानी थक्का होने का क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर होगा रक्त जमने का मुख्य कारण उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स है। रक्त जमने का मुख्य कारण उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स है। अगला प्रश्न है, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा लसिका। अगला प्रश्न है, विक्र किस तंत्र का एक भाग है? विक्र किस तंत्र का एक भाग है? तो आपका राइट आंसर होगा धमनी का। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्लों के विखंडन से प्राप्त उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। एमिनो अम्लों के विखंडन से प्राप्त उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। तो आपका राइट आंसर होगा यूरिया। यूरिया। अगला प्रश्न है, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा अमोनिया यूरिया से कम जटिल एवं ज़्यादा विषैला है। अगला प्रश्न है, मूत्रमार्ग क्या है? मूत्रमार्ग क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा मूत्रमार्ग मनुष्य का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। मूत्रमार्ग मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के प्रत्येक विक्र में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के प्रत्येक विक्र में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा मनुष्य के प्रत्येक विक्र के करीब 10 लाख नेफ्रॉन है। मनुष्य के प्रत्येक विक्र के करीब 10 लाख नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा पत्तियों के रंध्रों तथा अन्य भागों में अवस्थित वातरंध्रों द्वारा होता है। पत्तियों में रंध्रों तथा अन्य भागों में अवस्थित वातरंध्रों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर के बाहर निकलने वाली क्रिया क्या कहलाती है? जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्सर्जन। उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में जल प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 96%। 96%। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किस छिद्रों द्वारा होता है? पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किस छिद्रों द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा वातरंध्रों द्वारा। वातरंध्रों द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये है आपका स्टूडेंट जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।